बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज की कहानी हमारे मुआशरे की ऐसी हकीकत है जिसने कई घर उजाड़ दिए। हमने ये वतन इस्लाम के नाम पर लिया था। तब हमने अहद किया था कि यहाँ हर शख्स के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से आज भी तबकाती तकसीम और दौलतमंदों के रवैये किसी को भी मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। दौलत की हवस, ज़्यादती और दूसरों को दबाए रखने की ख्वाहिश कभी कभी अपनी ही हलाकत की वजह बन जाती है। अमीर या गरीब होना बुरी बात नहीं, और ये भी सच है कि अज़ल से अब तक इस दुनिया में जहाँ अमीर लोग रहे हैं वहीं गरीब भी रहे हैं। लेकिन किसी का हक मारना और किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर, कमज़ोर समझकर दबाना ना तो अल्लाह को पसंद है और ना लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसे ही सोच जन्म देती है मुआशरे के बड़े अलमियों को, और उन्हीं से बनती है एक नई कहानी। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही रवैये का शिकार हो रहे हों। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन कुछ लोग दौलत की लालच और हवस की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि बड़े से बड़े जुर्म से भी नहीं घबराते। ऐसा जुर्म जो कई घर तबाह कर देता है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी भी है और हमारी ज़हनी पस्ती भी, कि हमसे अल्लाह ने जिस चीज़ का वादा किया है हम उसी के लिए दूसरों की जानिब देखने लगते हैं और समझते हैं कि शायद किसी जुर्म के ज़रिए हम अपने मुक़द्दर से ज़्यादा कमा लेंगे। हालांकि सच यही है कि मुक़द्दर से ज़्यादा आज तक किसी को नहीं मिल सका। बदकिस्मती से हमारे यहाँ समझ लिया गया है कि दूसरों की दौलत पर कब्जा जमा कर ही कामयाबी मिल सकती है, और यही सोच मुआशरे के हर तबके के जहन में पैदा हो चुकी है। लेकिन आज की कहानी इतनी भी सादा नहीं। ये कहानी है मुआशरे के उस तबकाते निज़ाम की जिसमें अमीर तो अमीर से अमीर तर हो रहा है, लेकिन गरीब मज़ीद पिसने लगा है। यहाँ किस तरह कमज़ोर को दबाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत के लालच में अपने ही बिजनेस पार्टनर को किस तरह नज़रअंदाज किया जाता है, ये सब आप देखेंगे आज की हकीकत में। मुझे ये केस बहुत अजीब लग रहा है। क्या मतलब? जो नज़र आ रहा है वो दुरुस्त नहीं, और जो नहीं नज़र आ रहा लगता है वही असल कहानी। सर मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो बहुत कुछ है इस केस में। सर जो तजर्बा आपका है वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच सकता, आप ही बता दें। फैक्ट्री का मालिक अपने ही दफ्तर में कत्ल हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये बात तो वाकई अहम है सर। आखिर उसे कोई क्यों मारेगा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी सामने नहीं आई। सर मुझे तो ये डकैती भी नहीं लग रही है। इसे डकैती बनाया गया है, वरना डाकू सारे पैसे लेकर जाता। मैं यही सोच रहा हूँ कि आया वो कत्ल करने था, लेकिन इस कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की है उसने। लेकिन जल्दबाजी में कच्चा काम कर गया सर। देखो, एक बात बहुत अहम है इस केस में। वो क्या सर? फैक्ट्री में दाखिल होकर फैक्ट्री मालिक के दफ्तर में घुसकर उसको गोली मारने वाला कोई अंदर का ही बनता है। बाहर से कोई डाकू इस तरह नहीं आ सकता। अंदर का बंदा है या फिर अंदर आ जा सकता है सर? जो भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। बच नहीं पाएगा वो कानून के शिकंजे से। सर इस कत्ल से किसे फ़ायदा हो सकता है? अब तक एक ही ऐसा शख्स सामने आया है। मुझे भी उसी पर शक है सर। पुलिस इंस्पेक्टर जान तोड़ मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर कातिल गिरफ्तार ना हुआ तो फिर इस शहर की कोई फैक्ट्री महफूज नहीं रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो जाएगी। इस एक वारदात ने इलाके के कारोबारी तबके को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया था। पुलिस इन तमाम लोगों के बारे में तफ्तीश कर रही थी जिन्हें इस कत्ल से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये वारदात महज इत्तफ़ाक़ हो। पुलिस का ख्याल था कि इस तरह की वारदात के पीछे कोई ख़ास वजह या मुफाद होना ज़रूरी है, और फिर तफ्तीश की कड़ियाँ मिलाते मिलाते पुलिस एक ऐसे शख्स तक पहुँचने में कामयाब हो गई जिसे
इस कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था। आइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला काशिफ के कातिल के बारे में? पता हमें बहुत कुछ चल गया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कातिल जो भी है बचना नहीं चाहिए। बेफिक्र रहें, वो जितना चालाक बन रहा है हम उससे ज़्यादा जान गए हैं। ये तो अच्छी बात है, मगर किसी के लिए शायद बहुत बुरी बात है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हें थाने जाकर समझाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? गलत फहमी तो तुम्हें हुई थी। तुम्हें क्या लगा सबकी आंखों में धूल झोंक डालोगे? काशिफ मेरा बेहतरीन दोस्त था और तुम्हारा बिजनेस पार्टनर भी। जी, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। और मुझे क्या जरूरत है अपनी ही फैक्ट्री में डकैती करवाने की? ये सवाल मेरा है जिसका जवाब तुमने देना है। सच सच बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखें, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। कातिल को गिरफ्तार करने की बजाय मुझे हरासा कर रहे हैं। मैं आपकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन जाकर कहना। इसे गिरफ्तार करो। चलो। सुनो, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। तुमने जो भी किया है सब सामने आ जाएगा। रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ बैठो और ठीक तरह से बताओ कि आखिर चल क्या रहा था यहाँ पे। राशिद ही वो शख्स था जिसे मकतूल के असासों का इल्म था और बज़ाहिर उसे ही इस कत्ल से फायदा पहुंच सकता था। पुलिस ने मकतूल काशिफ के बिजनेस पार्टनर राशिद को गिरफ्तार कर लिया। ये वो शख्स था जो काशिफ के कत्ल के बाद अब खुद फैक्ट्री का मालिक था। राशिद ने यह एतराफ़ कर लिया था कि काशिफ फैक्ट्री के मामलात में उसकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था और अमली तौर पर खुद ही सारे मामलात देखता था। लेकिन वो इस बात पर किसी सूरत भी आमादा ना हुआ कि वही अपने दोस्त का कातिल है। पुलिस को शक था कि फैक्ट्री मालिक बनने की लालच के साथ साथ मुमकिन है राशिद का अपने दोस्त के कारोबार में इख्तियारात के हुसूल की सर्द जंग भी चल रही हो और वो उसे रास्ते से हटाकर तमाम फैसले खुद करना चाहता हो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के साथ साथ तफ्तीश का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया और काशिफ के कत्ल से कबल फैक्ट्री में होने वाली एक एक बात जानने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने एक एक मुलाजिम से तफ्तीश की और फिर ऐसी गुमशुदा कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगी जो इस केस को हल करने में मुआविन साबित हों। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही यार, किस बात की? हालात तुम्हारे सामने ही है। हाँ यार, ये तो है यार, अभी तक इस माँ की तनख्वाह नहीं मिली। सुना है मजीद लेट हो जाएगी, काम नहीं ना चल रहा। और ये सब बहाने हैं इनके, ये कोरोना की वजह से, ये लॉकडाउन लग गया और पूरी दुनिया के कारोबार बंद हो गए हैं यार। और एक बात मेरी याद रखना, ये मालिकों की गाड़ी के पेट्रोल ही रुके हैं, बाकी के मामलात इनके सारे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। सही कहते हो भाई तुम। ये जो फाके हैं ना, ये सिर्फ हम जैसों के लिए हैं, इनके मुनाफे नहीं कभी कम होने। पिछले महीने जो नुकसान हुआ है ना इन्हें, हमारी तनख्वाहों से अपना नुकसान पूरा कर रहे हैं ये। और कब तक ये सब कुछ ही चलता रहेगा? ओए हमें भी कुछ करना पड़ेगा यार। हम कर ही क्या सकते हैं यार? ओ कम से कम अपना हक तो मांग सकते हैं ना, ये भी नहीं मांग सकते।
क्यों? वो क्यों नहीं मांग सकते? और बेवकूफ आदमी, अगर उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया फिर? और इसीलिए तो हम सर झुका के इधर नौकरी करते हैं। और वैसे भी तो बेकार ही काट रहे हैं यहाँ, और यहाँ उम्मीद तो है। और नई जगह पे कहीं भी मुलाजमत नहीं मिल रही। हाँ यार, मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो बेचारे बेकार हो गए। हर सेठ यही काम कर रहा है, और इसीलिए सारे मजदूर खौफ का शिकार हैं। यार, जो बेरोजगार है वो तो कुछ कमा नहीं रहे, और हम लोग मजदूरी करके भी कुछ नहीं कमा रहे। और बात तो एक ही है ना, और हम उम्मीद पे जी रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें हमारा हक मिल जाएगा। कल हमें ये कल की तनख्वाह मिल जाए ना तो काफी है। और वैसे भी एक बात याद रखना, ये जो 2-4 महीने के पैसे नीचे लगे हुए ना, ये नहीं मिलने वाले मेरी जान। और इन हालातों में जो कुछ भी मिल जाए ना, अल्लाह का शुक्र है। और चल घर चलें, तू ना समझी मेरी कभी भी बात। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मार्केट्स खुलने के बावजूद कारोबारी तबके ने इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचा हुआ था, और लोग अभी पहले की तरह खरीदारी नहीं कर रहे थे। हर शख्स अपना सरमाया महफूज रखने की तगोदों में था, जिससे मार्केट में पैसों की गर्दिश ना होने के बराबर रह गई थी। और इन्हीं हालात की वजह से फैक्ट्री का काम भी तकरीबन रुका हुआ था। इस सूरत हाल में फैक्ट्री को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। मालिकान ने ये नुकसान पूरा करने के लिए इसका बोझ वर्कर्स पर डाल दिया, जिसकी वजह से वर्कर्स की तनख्वाहें रुकने लगी थी। यहाँ तक कहानी में कोई उलझा नहीं था, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा राज भी था जो सेठ माफिया सिर्फ अपने तक रखता है। क्या है वो राज? ये सब आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना, लॉकडाउन और उसके बाद कारोबार का मामूल की सूरत हाल पर ना आना ऐसी वजूहात हैं जिनका बराह रास्त असर आम शहरियों पर हुआ है। गरीब मजीद गरीब हुआ है, जबकि अमीर भी अपना खसारा मिडिल क्लास मुलाजमीन से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इस सूरत हाल ने आम मजदूर के लिए ज़िंदगी तंग कर दी है। कारोबार ज़िंदगी रुकने की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर मजदूर और मिडिल क्लास तबका ही हुआ है। और सच्ची बात है कि मिडिल क्लास तबका इस वक्त भी अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर है। इस कहानी में भी यही हालात सामने आते हैं। रहमत भी ऐसे ही हालात का शिकार था, जिसमें इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। थक गए? बहुत ज्यादा। वो तुम इस तरह करो, रोटी ले आओ, बहुत भूख लगी हुई है। बाकी बातें साथ साथ करते हैं। अच्छा ये बताओ, पकाया क्या है? पकाया तो आज कुछ भी नहीं। क्या मतलब? पकाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। खाली हंडिया पे तो सिर्फ पानी ही उबाला जा सकता है या फिर पत्थर डाले जा सकते हैं। तुमने जो राशन लाया था वो पिछले महीने लाए थे। इस महीने मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ वो मुझे ही पता। क्या मतलब? घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यार कुछ तो होगा। कल का बचा हुआ थोड़ा सा सालन और आटा भी बस इतना ही है कि आज गुजारा हो जाएगा। मैं लेकर आती हूँ। अब क्या होगा? पता नहीं। आपको नहीं पता तो किसे पता है? घर में वाकई कुछ नहीं बचा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी तनख्वाह का ही पता कर ले। हम कौन सा अमीर हैं कि 2 महीने पैसे नहीं मिले तो गुजारा चल जाएगा। फैक्ट्री में सबके यही हाल है। सबका मुझे नहीं पता।
हम वाकई फाकों पे आ चुके हैं। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। अब भी कुछ नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसी बातें मत करो, मायूसी वैसे ही इंसान को तोड़ देती है। जिनसे उधार लेकर घर चला रही थी ना, वो सब तकाजा कर रहे हैं। क्या कहूँ? तुम कुछ ना कहो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ये सिर्फ रहमत के घर की कहानी नहीं है, फैक्ट्री के सभी मजदूरों की यही हालत थी। तनख्वाहों में ताखीर उनकी परेशानियों का बायस बन रहा था और हर रोज़ बदलते हालात की वजह से उनमें इज़्तिराब फैलता जा रहा था। हालात की संगीनी का अंदाज़ा फैक्ट्री मालिकान को भी था। वो जानते थे कि अगर सूरत हाल को जल्द कंट्रोल ना किया गया तो किसी रोज़ यही मजदूर अपना हक छीन भी सकते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि गरीब की मजबूरी से डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब अगर अपना हक मांगे तो वो हक फौरन दे, क्योंकि वो छीन भी सकते थे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम गरीब की मजबूरी को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। फैक्ट्री मालिकान को अपने मजदूरों की इस ताकत का इल्म था और वो इसीलिए कदरे परेशान भी नजर आते थे। काशिफ, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मगर तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द एक बड़ी डील होने जा रही है। मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा। तो कभी फैक्ट्री में भी झांक लिया करो। क्या हुआ फैक्ट्री को? तनख्वाहें ना मिलने की वजह से वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और राशिद, इन छोटी छोटी बातों से तुम परेशान ना हुआ करो। यार काशिफ, ये छोटी बात है। वर्कर्स के चूल्हे बंद हो रहे हैं। यार ये सब उनके ड्रामे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? इनको खींच कर ना रखा जाए तो ये सर पर चढ़ने लगते हैं, फिर काम ठप हो जाएगा। मगर काशिफ, तनख्वाह तो इनका हक है। दे दूंगा, अब थोड़े से हालात ठीक हो लेने दो। तुम्हें पता है हालात खराब हो गए हैं बहुत, काम का दबाव बहुत ज्यादा है। जैसे ही दबाव कम होगा मैं कुछ करता हूँ उनके लिए। वैसे ये गलत बात है। गलत ठीक के चक्कर में पड़े ना तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और तुम देखना कि जिस दिन इन मजदूरों को तनख्वाह दी गई, ये अगले दिन काम पर नहीं आएंगे। इनके पैसे नीचे लगाने पड़ते हैं। लेकिन काशिफ, कुछ तो देने चाहिए ना। अच्छा चलो, ये नेक काम भी तुम कर लो। वो कैसे? अकाउंट्स के सारे मामला तो तुम देखते हो। राशिद, तुम हालात का थोड़ा सा रोना रोकर उनको बताओ कि तुमने खास तौर पर उनके लिए आधी आधी तनख्वाह की मंजूरी ले ली है। बकाया उनको अगले माह दे देंगे। इस तरह उनका भी काम चल जाएगा और हमारा भी। ओहो काशिफ, उनकी तनख्वाह है ही कितनी? और पिछले माह भी तो तनख्वाह नहीं दी ना उन्हें। भाई राशिद, तुम्हें पता है कि प्रोडक्शन बहुत कम है और मजदूरों को भी पता है कि यही कुछ चल रहा है। अगर मजदूर ना माने तो? मालिक तुम हो, वो नहीं। उनको थोड़ा गुस्सा दिखा कर ना अपने दफ्तर आकर बैठ जाना। जिसने काम करना है करे, जिसने नहीं करना वो जाए। चला जाए? बाहर कोई मुलाजमत होगी तो जाएगा ना। फैक्ट्री चलाना सीखो जानी, वरना ये सब बर्बाद हो जाएगा। राशिद पहले तो इस फैक्ट्री का स्लीपिंग पार्टनर ही था, लेकिन चंद माह से बाकायदा आने लगा था। वो समझता था कि वर्कर्स के मसाइल हल करना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब काशिफ का शुमार उन नौदौलतियों में होता है जो समझते हैं कि अगर अपने वर्कर्स को खुशहाल रखो तो उससे काम मुतासिर होता है। यही वो लोग हैं जो जबर और जुल्म के बल पर इज्जत कमाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा रवैया सिर्फ और सिर्फ नफरत को जन्म देता है। बज़ाहिर दोनों का मिजाज अलग था, लेकिन इसके बावजूद कारोबारी मामलात में वो अच्छे पार्टनर्स थे, या फिर ये कह लें कि सबकी नज़रों में वो अच्छे दोस्त और पार्टनर ही थे। अगर उनका कोई अंदरूनी इख्तलाफ था भी तो ये सिर्फ उन्हीं तक महदूद था और लोगों को उनका इल्म बिल्कुल भी नहीं था। क्या बात है दोस्त, तो है आज घर नहीं गया? बस यार दिल ही नहीं कर।
वो आज तो तुझे तनख्वाह भी मिल गई है तो फिर भी घर नहीं गया। जितने पैसे मिले इसको घर ले जाकर क्या करूँगा? इससे ज्यादा तो लोगों का उधार देना है भाई। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन 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 क्या? और जो मिल गया है काफी है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जुल्म है। हाँ यार, जुल्म तो है, मगर गरीब आदमी की मजबूरी भी होती है। वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, वरना नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी नौकरी कि जिसकी तनख्वाह ही नहीं मिलती। और तू बेफिक्र हो जा, इंशाल्लाह हालात अच्छे भी आएंगे। पता नहीं कब आएंगे हमारे अच्छे हालात, बहुत जल्द। आंखों से मरने के बाद आए तो क्या फायदा? और इतनी भी मायूसी अच्छी नहीं होती। चलो उठो, आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। और रहने दो यार, थोड़े से पैसे मिले उसे भी खर्च कर रहे हो, और रख लो, घर जरूरत होगी इसकी। और जरूरत तो है, मगर मर तो नहीं ना सकते। जो भी है, जैसा भी है, गुजारा तो करना ही है। और गुजारा करने के लिए इससे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और मुश्किल हालात में अपने आप को ढाल लेना ही जिंदगी है। और ढालने के लिए भी किसी आसरे की जरूरत होती है। इस तरह से आधे लोगों का कर्जा उतारूंगा और आधे जान को आ जाएंगे। और राशन डालने की तो बात की बात है। और चल यार, जो भी होता है वो तो करो, बाकी अल्लाह वारिस है। काशिफ जैसे लोग दूसरों का हक मार कर खुश होते हैं। ऐसे लोग आपको अपने इर्द गिर्द भी नजर आएंगे, जो सिर्फ अपनी नाम नहाद अहमियत जाहिर करने के लिए दूसरों को अजियत में रखना चाहते हैं। ये एक तरह से नफ्सियाती बीमारी भी है और इसे एहसास कमतरी भी कहा जा सकता है, जिसमें लोग अपने से कमज़ोर लोगों को अजियत में रखकर सुकून महसूस करते हैं। इस्लाम में मजदूर की मेहनत की मजदूरी रोके रखना सख्त गुनाह का बाइस बनता है और दूसरों का हक गज़ब करने वालों के रिस्क में बरकत नहीं होती। लेकिन ये बात काशिफ जैसे लोग मुश्किल से ही समझ पाते हैं। उन्हें उनकी झूठी शान और शौकत और बेमकसद की सख्तगिरी ही नुकसान पहुंचाती है। दूसरी जानिब फाकाकशी ने जन्म दिया एक और कहानी को। रहमत हालात से मजबूर था, लेकिन उसकी बीवी ये सब मानने को तैयार ही ना थी। बीवी की बातों में आकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि बाद में दोनों मियाँ बीवी पशेमान होते रहे। ये सब आप भी जान पाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, तंगी घर की चौखट देख ले तो फिर अपने रिश्तेदारों को भी साथ ही ले आती है। एक के बाद एक मुसीबत इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से आरी कर देती है। यकीनन आप भी कभी न कभी ऐसी कैफियत का शिकार हुए होंगे जिसमें इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो डिप्रेशन का शिकार होकर मायूसी का शिकार हो जाता है। यही मायूसी उसे जुराइम के दलदल में धकेलने का बाइस बनती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस कैफियत से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं और अपनी कुव्वत खुद इरादी की वजह से किसी किस्म का जुर्म नहीं करते। दरअसल यही लोग कामयाब कहलाते हैं, लेकिन शायद रहमत इस कदर मजबूत कुव्वत खुद इरादी का मालिक नहीं था। आपको कुछ एहसास भी है कि नहीं? हुआ क्या है? जैसे आपको तो पता ही नहीं। तो कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। कितनी बार बताऊं कि घर पैसों से चलता है। वो कल ही तो ला कर दिए तुम्हें पैसे। हाँ, 2 माह बाद, और वो भी इतने थोड़े। जो मिले थे ना सारे तुम्हें ला कर दे दिए। अब इन्हीं में से 2-4 दिन निकालो। 2-4 दिन बहुत होते हैं। यहाँ कल के लिए कुछ नहीं बचा और अब तो कोई उधार भी नहीं देता। क्या मतलब? वो जो मैं पैसे लाया था वो बशीर भाई का उधार चुका दिया है और वहीं से सारा फसाद पड़ा है। कैसा फसाद? सब पहुंच गए अपने अपने पैसे लेने, जैसे हमने तो लाखों कमा लिए हैं। अच्छा, उन्हें भी तसल्ली दो। कोई तसल्ली नहीं सुनता। आज भी मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। तो क्या करूं?
सब तुम्हारे सामने ही है। मुझे नहीं पता, चोरी करें या डाका डालें, मुझे पैसे ला कर दें। अपने मालिक से बात करें। और वहाँ कोई बात नहीं सुनता। आपने अपना हक लेना है, भीख नहीं मांग रहे। और शायद भीख तो मिल जाए, पर हक नहीं मिलता यहाँ पर। आप अपना हक भी नहीं ले सकते तो फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाएं। पैसे मैं कमा लाती हूँ। हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे थे। मजदूरों में इस तरह फैलता जा रहा था। जिंदगी अपनी बका की जंग लड़ रही थी, लेकिन बेहिसी उसका मजाक उड़ा रही थी। एक तरफ मजदूरों के घर के हालात बदतरीन होते जा रहे थे, तो दूसरी जानिब काशिफ कुछ भी सुनने पर आमादा ना था। वो अपनी उसी हठधर्मी पर अड़ा हुआ था जो जाबिर सरमायादारों की पहचान होती है। ऐसे लोग कामयाबी का तवील सफ़र तय नहीं कर पाते, क्योंकि यही हठधर्मी उनकी राह में रुकावट बनती है और उन्हें अपने रवैये का हिसाब देना पड़ता है। कानून फितरत है कि जालिम का इक़्तिदार तवील नहीं होता, और अगर तवील हो तब भी उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। मजदूर फैक्ट्री मालिक की राया जैसे होते हैं, जब काशिफ एक जाबिर हाकिम के तौर पर उनका इस्तेहसाल कर रहा था। यार काशिफ, मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात? ध्यान दो तो मैं बात करूं ना। ओके बॉस, अब बताओ कि क्या हो गया। यार काशिफ, मैं सोच रहा था कि हमें वर्कर्स को कुछ और पैसे दे देने चाहिए। ओ यार राशिद, माफ करो यार मुझे। तो तुम तो स्लीपिंग पार्टनर ही बेहतर थे। तो इसमें गलत क्या है? तुम कुछ दिन देखो कि काम कैसे लिया जाता है, फिर सब समझ जाओगे। वर्कर्स में बहुत गुस्सा पाया जाता है, उनके हालात ठीक नहीं। इनके हालात ठीक हुए तो काम कौन करेगा? काशिफ, तुम कहना क्या चाहते हो? तो ये मजदूर तबके के लोग हैं, इनकी जेब में पैसे आ जाए तो ये काम छोड़ देते हैं। चंद एक की सजा सभी को तो ना दो। चंद एक नहीं, सभी। इनके पैसे क्लियर हुए तो ये या तो घर बैठ जाएंगे या ये किसी और जगह चले जाएंगे और हमारा सारा काम ठप हो जाए। यार काशिफ, तुम कहना ये चाहते हो कि ये सब इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक इनके पैसे नीचे लगे रहेंगे ये काम पर आते रहेंगे। मगर कोई रेशो तो होनी चाहिए कि कितने पैसे रखने हैं, कितने देने हैं। जितने रोक सकते हो रोक लो, यही फार्मूला है। और जब ये शोर मचाएंगे ना तो इनको पैसे दे देंगे। कारोबार ऐसे ही होता है। ये तो कोई बात ना हुई, सभी फैक्ट्रियों में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन कोई असूल, कोई ज़ाब्ता तो होना चाहिए। रशद होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन फिर सब वही होता है पर काम नहीं होता। यार काशिफ, मुझे तो इस कारोबार की समझ नहीं आ रही। मैं इस झंझट से तो स्लीपिंग पार्टनर ही बेहतर था। बेगम से लड़ने झगड़ने के बाद रहमत जज्बाती हुआ जाता था। इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन हालात के थप्पड़ सहता सहता वह खुद को ही मुजरिम समझने लगा था। उसे अपनी बीवी से मुश्किल वक्त में साथ देने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी बीवी ने ही उसकी ये उम्मीद तोड़ दी। वो अपनी जगह दुरुस्त था, उसका कोई कसूर नहीं था। उसने ना बोनस मांगा था और ना ही उधार मांगा था। वो अपना जायज़ हक मांगना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अपना जायज़ हक मांगना भी इतना आसान नहीं होता। फैक्ट्री मालिक उसकी कोई बात सुनने पर आमादा ना थे और मुलाजमत छिन जाने के खौफ से कोई मजदूर भी उसके साथ आवाज़ हक बुलंद करने को तैयार भी नहीं था। अब बस यार, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ओ यार, हम क्या कर सकते हैं यार? हम चाहे ना बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये पैसे नहीं तो काम नहीं। हम सब लोग मिलकर अगर आज काम बंद कर देना तो आज के आज ही पैसे निकल आए। मेरी बात सुनो, इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेगा। क्यों? वो क्या सबके घरों में फाकों की नौबत नहीं आ गई? ये कोरोना और लॉकडाउन, और इसकी वजह से पहले ही कारोबार बहुत नुकसान में है। शुक्र है खुदा करके अभी ये काम शुरू ही हुआ है।
और तुम्हें को काम भी कोई नहीं देगा। और लेकिन मुफ्त काम तो बेकार हुई ना यार। यार उम्मीद तो है ना, हमें कभी ना कभी तो तनख्वाह मिल ही जाएगी ना। बस यही उम्मीद ना हमारी कमजोरी बन गई है। यार मेरी बात सुनो, ओ हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। अच्छा भाई तुम क्या करोगे भाई? मालकों से बात करूंगा कि मुझे मेरा हक चाहिए। हाँ और यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो हमारी ही तो बात सुनने बैठे हैं। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम खून पसीना बहाते हैं तो इनकी तिजोरियां बढ़ती हैं। ये बात वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और तुम ये भी ना भूलो कि हम मजदूर हैं। एक बात याद रखना, मजदूर फैक्ट्री चला सकता है ना तो फैक्ट्री बर्बाद भी कर सकता है। और सेठ मजदूर को बर्बाद कर सकता है। और आग से खेलने का कोई फायदा नहीं। तुमने नहीं जाना ना तो मत जाओ, मैं अकेला ही जाकर अपने हक की बात करूंगा। और यार अगर उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया तो? और नहीं निकालते, उन्हें भी काम चाहिए। और यार मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, ऐसा काम बिल्कुल ना करो। ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जमशेद ने रहमत को बहुत समझाया लेकिन वो अपना हक छोड़ने पर आमादा न था। उसे लगता था कि शायद अपने हालात बताने पर मालिक उसकी तनख्वाह अदा कर देगा, लेकिन वो भूल गया था कि जिस फैक्ट्री में वो मुलाजमत करता है वहाँ का मालिक इंसान के भेस में ऐसा दरिंदा है जिसको किसी की फाकाकशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि उसकी आमदन में कमी होने लगी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मुंह उठाए तो अंदर चले आ रहे हो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है साहब जी। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा दिल करे तुम अंदर आ जाओ। किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारा जो भी मसला है सुपरवाइजर से जाकर बात करो। सुपरवाइजर से बात करनी होती ना तो इधर ना आता। मजदूरों के मामला देखने के लिए ही उसे रखा गया है और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है मैं तुम्हारे इश्यूज में फंसा रहूं। वक्त मेरे पास भी नहीं है साहब जी। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अपनी पूरी तनख्वाह चाहिए और वो भी आज। क्यों? तुम अनोखे हो? जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक सबको पैसे मिल रहे हैं और वैसे भी अभी हालात ठीक नहीं है। ये हालात मजदूरों के लिए ही क्यों खराब होते हैं? तुम लोगों की याशियां क्यों नहीं कम होती? व्हाट नॉनसेंस! दफा हो जाओ यहाँ से, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। आप साहब जी मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए। बहुत बड़े बदमाश हो ना तुम। पैसे ले सकते हो तो आप ले लेना और कल से तुम्हें फैक्ट्री आने की कतई जरूरत नहीं है। नहीं साहब जी, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्री ना हूं? मैं फैक्ट्री नहीं आऊंगा तो मैं किधर जाऊंगा साहब जी? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। चलो दफा हो गया, चलो। साहब जी मैं आपसे कोई इजाफी पैसे तो मांग नहीं रहा साहब जी, अपना हक मांग रहा हूं साहब जी। कसम से साहब जी मेरे घर के हालात बहुत खराब है, कुछ भी खाने को नहीं है साहब जी, कुछ भी खाने के लिए नहीं है साहब जी। 2 दिन पहले तुम्हें पैसे दिए गए हैं, तुम लोग इसी तरह पैसों को जुए में उड़ा देते हो। नहीं साहब जी, मैं जुआ नहीं खेलता साहब जी, मैं जुआरिया नहीं हूँ साहब जी। तुम जो कोई भी हो अब दफा हो यहाँ से और आज के बाद तुम्हारी मुलाजमत भी खत्म है।
मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। जुल्म कर रहे हो तुम, जुल्म याद रखना। रहमत की जज्बाती हालत का अंदाज़ा लगाएं। वो अपना हक मांगने गया लेकिन मुलाजमत गवा कर आ गया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और मुसलसल फाकों के हालात वो खुद पैदा कर आया था। उसने अपना हक मांगकर कोई गलती नहीं की थी, लेकिन यहाँ हक मांगने वाले के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है वही उसके साथ हुआ। दूसरी जानिब मुल्की हालात की वजह से कहीं और मुलाजमत भी नहीं मिल रही थी। इसके साथ जुल्म हुआ था, लेकिन ये जुल्म ऐसा जुल्म था जिसके खिलाफ उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। उसकी हालत एक ऐसे शख्स की थी जो अपना सब कुछ हार चुका था और अब शिकस्ता पा था। उसे कहीं और से भी कोई उम्मीद नहीं थी। हर फैक्ट्री ही अपने मजदूरों को या तो निकाल रही थी या फिर तनख्वाहें कम कर रही थी। हालात में उम्मीद का आखिरी दिया वो खुद बुझाया था। एक मुलाजमत थी और आज वो भी चली गई। घर में तो कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं यार अब क्या होगा। कहीं और बात की? कौन देता है इन हालात में मुलाजमत किसी को। आप कोशिश तो करें। कोशिश की थी मगर हर जगह से इनकार ही समझो। यहाँ भी तरीके से बात करते तो शायद मुलाजमत बच जाती। तुम्हारी वजह से ही बात की थी, वरना मुझे उसके रवैये का पहले से ही पता था। बात करने के अंदाज में फर्क होता है। वही बात आराम से कर लेते तो शायद बात बन जाए। वो फिरौन कुछ सुनता तो बात करता ना। वो हमारी मजबूरी से नजायज फायदा उठा रहा था। कोई और भी कुछ नहीं बोला? कौन किसी के पीछे अपनी नौकरी खत्म करता है। कम से कम उसको वाजिबात तो अदा करने चाहिए थे। यही तो बचाए हैं उसने मुझे निकाल कर। मगर मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। उसे मेरे पैसे देने ही पड़ेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुने। जो कुछ बताया उसकी रोशनी में हमें असल मुजरम तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली। क्या मतलब? यानी आप असल कातिल तक पहुंच गए? हाँ, और उसे गिरफ्तार भी कर चुके हैं। अब आप ज़ेरे हिरासत नहीं हैं। कुर्बान लिया उसे। ये तो हमारी फैक्ट्री में जॉब करता था। काशिफ अब इस दुनिया में नहीं है, मगर सच्ची बात यह है कि वो अपना कातिल खुद था। वो कैसे? लालच और हवस ने उसको अंधा कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने वर्कर्स का हक भी खा रहा था, और यही उसकी मौत की वजह बनी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया, मगर वो अपने रवैये को कारोबार का हिस्सा समझता है। और रहमत, तुमने अपनी जज्बाती कमजोरी की वजह से अपनी नौकरी भी गंवाई, अपने फैक्ट्री मालिक का कत्ल भी किया और अपना घर भी अपने हाथों से खुद ही बर्बाद कर डाला। मैंने अपना हक लिया साहब जी, और उसे तो मैं कत्ल करना ही नहीं चाहता था साहब जी। वो तो उसने मुझसे पिस्तौल खींची और गोली चल गई साहब जी। मुझे सब पता है, तुमने अपनी सिर्फ तनख्वाह उठाई थी और इसी वजह से दौरान तफ्तीश तुम पे शक हुआ था, क्योंकि कोई भी डाकू थोड़े पैसे उठाकर बाकी वहीं छोड़कर नहीं जाता। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था साहब जी। मेरे घर फाके शुरू हो गए थे साहब जी। तुम्हारे पास कानूनी रास्ता था, मगर तुम किसी और ही समत पे चल पड़े। मुझे तुमसे हमदर्दी है। बहरहाल तुमने जुर्म किया है और अब इसका फैसला अदालत ही करेगी। ले जाओ कुर्बान इसे।
मालिक ने सिर्फ अपना जायज़ हक लिया था, लेकिन इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया उसी किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। वो काशिफ को मारने की नीयत से नहीं गया था, लेकिन मज़ाहमत के दौरान गोली चल गई और उसे उस जुर्म की सज़ा अब भुगतना पड़ेगी। काशिफ के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद भी है। वो समझता था कि अपने वर्कर्स को दबाकर ही कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी जालिमाना पॉलिसीज की वजह से कई घरों के चूल्हे बुझे, लेकिन वो खुद भी उसी आग की जद में आ गया। जो आग मजदूर के चूल्हे में ना जले वो मालिक के घर को जरूर लग जाती है। उसकी ये सोच गलत थी। अगर अल्लाह ने आपको किसी पर इख्तियार दिया है तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी के साथ जुल्म ना होने पाए। याद रखें कि किसी का हक मार कर हासिल की गई दौलत कभी खुशियों का बायस नहीं बनती। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।